नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 12th का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का एक पेपर लेकर आया हूं, जो कि MP बोर्ड द्वारा निकाला गया है। यानी MP बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर निकाला गया है उसका मैं पूरा सॉल्यूशन यहां पर आपको बताने वाला हूं। यदि आप इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आप पास तो निश्चित तौर पर हो जाएंगे। साथ ही साथ कम से कम 50-60% क्वेश्चन आपके इसी में से फंस जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप याद करना चाहते हैं, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आता है सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। तो इसमें भी पहले नंबर का आता है सिलिकॉन कार्बाइड सिस निम्नलिखित प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो हमारे पास चार विकल्प दिए हैं, तो चार में से कौन सा उत्तर सही है ये हमें चारों में छांट कर लिखना है। तो पहले नंबर पे दिया है सहसंयोजी, दूसरा दिया आणविक और तीसरा दिया धात्विक और चौथा दिया आयनिक। तो इसमें से इन चारों में से बिल्कुल सही आंसर आपका सहसंयोजी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आप ये याद कर ले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे दिया है कि वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो फिर चार विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं। अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक का आयतन, अभिकारक पर आरोपित दाब और अभिकारक की सांद्रता। तो चार में से हमें एक आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका अभिकारक की सांद्रता, यानी चौथे नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 30 नंबर पर लिखा है हार्डी सुल्ज का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है। तो वही चार विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं। तो इसमें से बिल्कुल सही आंसर है आपका स्कंदन से, यानी सेकंड नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथा देख लेते हैं हम, साधारण ताप पर अमोनिया है। साधारण ताप पर अमोनिया क्या है। चार विकल्प हमारे पास दिए हुए, तो इसमें से पहले नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी गैस। साधारण ताप पर अमोनिया क्या है, एक गैस है, ठीक है। अगला आता है पांचवें नंबर का, क्या है PMMA का पूरा नाम है, यानी PMMA का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपका एक आंसर सही है, तो एक आंसर कौन सही है आपका, ये पहले नंबर का बिल्कुल राइट आंसर। क्या लिखा है, PMM का पूरा नाम है पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला देख लेते हैं। छठे नंबर पर लिखा है PVC का एकलक है। PVC किसका एकलक है। चार विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं, तो इसमें से एक सही है, तो इसमें से हमारा सेकंड नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या लिखा रहा, विनाइल क्लोराइड। क्लोराइड नहीं क्लोराइड होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, तो लेकिन सेकंड नंबर का बिल्कुल राइट आंसर। तो क्या लिखेंगे हम, विनाइल क्लोराइड, है ना। इसके बाद में सातवें नंबर का देखते हैं। सातवें नंबर पर लिखा है वेरोनल सेकोनल उदाहरण है, यानी वेरोनल और सेकोनल का उदाहरण क्या है। तो चार विकल्प हमारे सामने दिए हुए हैं, तो चार में से एक उत्तर सही है, तो इसमें से आपका सेकंड नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रशांतक। क्या लिखा रहा, प्रशांतक के, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार आपका ये विकल्प कंप्लीट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहले नंबर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अंतः केंद्रीय घनीय क्रिस्टल में परमाणु की संख्या खालिस्तान होती है। तो परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। क्या लिखना आपको, खालिस्तान में 2। सेकंड नंबर पर अगर देखें तो क्या लिखा रहा, झाग उत्प्लावन विधि खालिस्तान अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो कौन से अयस्क द्वारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सल्फाइड। क्या लिखेंगे हम, सल्फाइड। तो आपको लिख देना है सल्फाइड, ये लिख देना आपको सल्फाइड, ठीक है। इसका तीसरा देख ले। तीसरा लिखा है SO2 द्वारा विरंजन खालिस्तान क्रिया द्वारा होती है। तो कौन सी क्रिया द्वारा होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपचयन। क्या लिखाएगा, अपचयन। तो अपचयन कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे अपचयन, अपचयन, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने अपचयन, ठीक। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम। अगला लिखा है चौथे नंबर पे, क्या लिखा है, फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम खालिस्तान है। तो कौन से यौगिक का नाम है, तो इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो ये लिख लेना, आपको कैसे लिखेंगे आप देखिएगा, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे लिखना है हेक्सा, ये लिखा मैंने हेक्सा, फिर इसके बाद मेथिलीन। क्या लिखेंगे आप, मेथिलीन, ठीक है। ये आपको लिखना है हेक्सामेथिलीन। और एक और चीज़ और लिखना है इसमें,
टेट्राएमिन। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, लिखना है टेट्राएमिन, लिखना है आपको टेट्राएमिन। ठीक है, तो इस टाइप से ये खालिस्तान आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है 5वें नंबर का, क्या लिखा है, एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया खालिस्तान है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, यानी एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसका नाम है हाफमैन अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर लिख के बता देता हूँ मैं कैसे लिखते हैं, आपको लिखने रहना है हाफमैन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे हम, हाफमैन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, ये लिख लेना आपको हाफमैन अभिक्रिया। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लिखा है 6 नंबर पर, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से खालिस्तान अणु प्राप्त होते हैं। यानी जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है तो कितने अणु हमें बनते हैं, कितने अणु में प्राप्त होते हैं, तो 38 अणु हमें प्राप्त होते हैं। कितने होते हैं, 38 अणु हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में लास्ट खालिस्तान हमारे पास है। सबसे पहले खालिस्तान दिया है प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो कोई सा भी हमें लिखना है वो प्रति अम्ल का उदाहरण लिखना है। तो इसका आप लिख सकते हैं इनो। क्या लिखेंगे हम, इनो। तो हम ये खालिस्तान में लिख देंगे इनो। ये हमारा खालिस्तान कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्या लिखना है आपको, इनो। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आता है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में बनाना है तो देखिएगा, सही जोड़ी बनाने का तरीका होता है, जो पहले आपको सबसे अच्छे से आता है उसको आप मिलान कर लें। ठीक है, उसके आधार पर अगर जोड़ी बनाएंगे बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ CaF2, यानी CaF2 है, ये किसका उदाहरण है, तो ये है आपका आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक माने हम इसको इससे मिला देंगे, आयनिक यौगिक का उदाहरण है। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या अगर देखा जाए तो जब हम स्वर्ण संख्या की अगर परिभाषा पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें स्कंदन शक्ति वहाँ पर एक शब्द पढ़ने को दिखेगा। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं स्वर्ण संख्या का संबंध कैसे, स्कंदन शक्ति से। ठीक, तीसरा देखें मेलेकाइट। क्या लिखा रहा, मेलेकाइट। तो यानी मेलेकाइट जो है इसका सूत्र क्या है, तो मेलेकाइट का सूत्र होता है आपका सेकंड नंबर, यानी लिखा CuCO3.Cu कोष्टक में OH होल कोष्टक 2, ये आपको बताना है। फिर अगला आता है इसी प्रकार क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, गैस है। तो किस टाइप की है, तो यहाँ पर लिखा है क्लोरीन है हमारी तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा। इसके बाद में अगला आता है प्रोटीन। क्या आता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, ये भी एक अम्ल है। आप भी जानते हैं प्रोटीन क्या है, एक अम्ल है, पर किस टाइप का है प्रोटीन, तो ये आपका प्रोटीन है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। यानी प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक, अगला आता है प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो प्राकृतिक बहुलक होता है, वो होता है आपका सेल्यूलोस। कौन सा होता है प्राकृतिक बहुलक, सेल्यूलोस। तो इसको हम इससे मिला देंगे। अब बचा हमारा लास्ट क्या कहता है, एस्प्रिन। तो एस्प्रिन क्या होता है, तो ये होता है हमारा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। मतलब हम एस्प्रिन को मिलाएंगे एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब आपका ये जो 2 बचा है ये एक्स्ट्रा था, यानी ये किसी काम का नहीं था। तो इस टाइप से आपने जोड़ी को मिलान कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का, एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यानी एक शब्द या एक वाक्य में हमें आंसर देना है। पहला पढ़ लेते हैं। क्या पहला लिखा रहा है, ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। यानी ध्रुवीय आणविक ठोस का हम एक उदाहरण देंगे। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं HCl, ये ध्रुवीय आणविक ठोस का एक उदाहरण, या चाहें तो आप SO2 भी लिख सकते हैं, कोई सा भी एक। तो हम लिख लें HCl। सेकंड नंबर पे अगर देखे जाए, सेकंड नंबर पे क्वांटम दक्षता का सूत्र लिखिए। तो क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्वांटम दक्षता का सूत्र होता है E बराबर HV। ये क्वांटम दक्षता का सूत्र होता है। क्या लिखेंगे, E बराबर HV। अगला आता है 30 नंबर का, फोटोग्राफी में टोनिंग के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो उस यौगिक का आपको नाम लिखना है। तो उस यौगिक का नाम है ओरिक क्लोराइड। तो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। हम यहाँ लिखेंगे ओरिक क्लोराइड। क्या लिखेंगे, ओरिक, क्या लिखा मैंने, ओरिक, और इसके बाद में क्लोराइड और लिखना है आपको। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं
क्लोराइड, ये लिख दिया ऑरिक क्लोराइड। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अगला आता है हमारा पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र लिखिए। यानी पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो पी ब्लॉक का सामान्य सूत्र होता है आपका NS स्क्वायर। क्या लिखेंगे, NS स्क्वायर, फिर लिखेंगे P के ऊपर घात है 1 - 6। ये होता है हमारा पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य सूत्र। ठीक, इसके बाद अगला देख लेते हैं 5वें नंबर का क्या लिखा रहा, K2, फिर बड़ा कोष्टक में देखा Fe, फिर छोटे कोष्टक में दे दिया CN, कोष्टक बंद करके 6 लिखा है, फिर बड़ा कोष्टक बंद का IUPAC नाम लिखिए। यानी इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपको कैसे लिखना है तो ये देखिएगा। हम इसको लिखेंगे सबसे पहले पोटेशियम, तो ऐसे लिखेंगे आपको पोटेशियम, ये पोटेशियम, इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पोटेशियम। अब आपको लिखना हेक्सा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप नीचे ही, ये लिख देंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा, ये लिख दिया। क्या लिखा आपने, हेक्सा साइनो, इसी में लिख देना आपको हेक्सा साइनो, ये मैंने क्या लिखा, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब एक चीज़ और लिखना फेरेट, तो यहीं पे लिख देते हैं आपको फेरेट, ऐसे लिखना है फेरेट। अब फेरेट लिखने के बाद में आप चाहे तो कोष्टक में सेकंड, यानी इसकी जो आणविक संख्या है वो सेकंड आएगी, तो हमें यहाँ पर ये भी लिख देना है। फिर देख लेते हैं आगे। अगला है आपका 6 नंबर का कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होगा, तो देखिएगा जो कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र है यानी वो फिनोल होता है। तो उसको कैसे चित्र बनाएंगे देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस टाइप से चित्र बना देना है, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसी टाइप से आपको चित्र बना लेना है। ठीक है, ये देखिएगा, बीच में ऐसा गोले लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको लिख देना है OH, ये OH लिख दिया। अब आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, फिनोल, इसको हम फिनोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, फिनोल भी हम कहते हैं। तो अगर लिखे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये उदाहरण जो हम मतलब जो हमने चित्र बनाया किसका है, कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र है। ठीक, फिर इसके बाद में देख लेते हैं अगला आता है हमारा लास्ट, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम लिखिए। यानी मुख्य उत्पाद का नाम लिखना है। तो मुख्य उत्पाद का नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देखिएगा, एल्किल थायो, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट, तो ये लिख लेते हैं साइनेट। ठीक है, आप ऐसे लिख लेना एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो इस टाइप से ये आपके विकल्प जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी एक शब्द में जो उत्तर थे ये कंप्लीट हो गए। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5वां, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है, इन दोनों के जो उदाहरण पूछे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन और आपका इस टाइप से जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई 2 अंतर बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप याद करें, पर इसके साथ ये क्वेश्चन और याद कर लेना, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई 2 अंतर बताइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड में कोई 2 अंतर लिखिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर ले। इसके अथवा में देख लेते हैं क्या, इसके अथवा में लिखा है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में कोई 2 अंतर। ये 2 अंतर यहाँ पर जो पूछे गए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, लेकिन मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना आपको दोनों है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बता रहा है इसको अच्छे से देख लेना है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें नंबर पर क्या लिखा है, क्लोरीन द्वारा फलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों, कारण लिखिए। ये 2 नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस क्वेश्चन के आने की पूर्ण संभावना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके अर्थों में देख लेते हैं क्या है। इसके अर्थों में लिखा है कि साधारण ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों, कारण लिखिए। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता था, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, तो आपको दोनों अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। फिर अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों। तो मेरे ख्याल से इन दोनों क्वेश्चनों में से आपका ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अम्लराज क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या लिखा रहा, EDTA का पूरा नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका पूरा नाम लिखना है और इसी में अथवा में यहाँ पर दिया है कि EAN का पूरा नाम एवं सूत्र लिखिए। तो इन दोनों में से ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद कर लेना है। 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से देख लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित के क्षारीयता का क्रम निर्धारित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना है। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमारे मॉडल पेपर में दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि C3H9N के कोई 2 समावयवी यौगिक एवं सूत्र लिखिए। तो यह क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद करना है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्या लिखा रहा है, ज्यूटर आयन की संरचना लिखिए। फिर अथवा करके यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है, प्रोटीन का विकृतीकरण लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रोटीन का विकृतीकरण ये हर साल अक्सर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ ले, इसको अच्छे से देख ले और समझ ले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12वां लिखा है, प्रतिजैविक एवं पूर्तिरोधी के एक एक उदाहरण लिखिए। और अथवा में यहाँ पर दिया है एक और क्वेश्चन कि पीड़ाहारी एवं सल्फा औषधि के एक एक उदाहरण लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में एक खास बात यह है कि प्रतिजैविक एवं पूर्तिरोधी के एक एक उदाहरण लिखना है, और नीचे वाला में पूछा है पीड़ाहारी एवं सल्फा औषधि के एक एक उदाहरण लिखना है। यानी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वें नंबर का, क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा लिखिए। 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.63 के पाया गया यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, और इसी में एक क्वेश्चन और आपका दिया हुआ है, वो भी आपका न्यूमेरिकल, यानी वो भी एक सवाल टाइप का है। क्या लिखा है, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, एक वैद्युत अपघटन। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं तरीका, कि जैसे कि इस क्वेश्चन पूछा था क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा, और इस नीचे वाले में पूछा हिमांक में अवनमन की परिभाषा। तो सबसे पहला काम आपका ये परिभाषा तो आप याद कर ही ले, चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात सवाल की, तो सवाल ये आपका एग्जाम्पल में मिल जाएगा, या न्यूमेरिकल आपको परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन मिल जाएगा, तो उसमें आप देख ले कैसे हो रहा है, कैसे करना है। वो भी ज़्यादा कठिन तो नहीं, लेकिन अगर आप उसको समझ लेंगे तो बिल्कुल वो भी सरल हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है कि अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये अभिक्रिया की कोटि ये भी कभी कभार आ जाता है, तो आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद की विक्टर मेयर विधि। ये विक्टर मेयर विधि है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछी जाती है। तो आप विक्टर मेयर विधि यानी प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद विक्टर मेयर विधि द्वारा कीजिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लें। अथवा में लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन, फिनोल निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करें। मतलब फिनोल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर लिखा है से। फिनोल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक अम्ल, एनिलीन या पी बेंजोक्विनोन। तो इन
यदि अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं तो नीचे वाला छोड़ सकते हैं, नीचे वाला कर सकते हैं तो ऊपर वाला छोड़ दे, है ना। लेकिन वेक्टर मेयर विधि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की अपेक्षा। अगर आप चाहे दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप वेक्टर मेयर विधि बिल्कुल आप अच्छे से देख लें, है ना। और वैसे अगर देखा जाए तो ये सरल है, कुछ नहीं इसमें करना, यानी पिक्रिक अम्ल है कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमें उसको मिलाकर उसकी एक रेशियल लिखना है, वो रेशियल आप लिख सकते हैं, एक लाइन का है, मतलब एक लाइन आपको लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला आ रहा है हमारा पास रजत दर्पण परीक्षण और दूसरा लिखा है एल्डोल संघनन। तो ये बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है, परंतु इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको हम देख लेते हैं। इसके अथवा में दिया है निम्नलिखित को समीकरण सहित लिखिए। तो पहला दिया एस्टरीकरण और दूसरा दिया विकार्बोक्सिलीकरण। तो इन दोनों में से अगर चाहे तो आप एक कर सकते हैं, या नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर वाला जो बताया था अभी जस्ट मैंने, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यदि समय मिलता है तो आप इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र क्या लिखा है, 2 क्लोरोब्यूटेन, फिर 2 ब्रोमो, 3 मेथिल पेंटेन, फिर लिखा है 1,4 डाई ब्रोमोब्यूट 2 इन, फिर लिखा है 1,1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इनकी रासायनिक सूत्र इनको सीख लेना है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा, उसको देख लेते, हो सकता है इससे सरल वो हो, तो आपको वो अथवा वाला ही कर लेना है। देखते हैं इसके अथवा में क्या है। तो देखिएगा इसके अथवा में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। वुड्ज अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया। तो इस टाइप की अभिक्रिया भी अक्सर पूछ ली जाती है, पर यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा। तो अगर चाहे तो आप ये दोनों कर ले और ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको सरल लगे, जो भी अच्छा लगे उसी को आप याद करें, और अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट अगर सभी करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड है तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता एवं तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, सूत्र एवं इकाई लिखिए। तो ये हो सकता है इतना एक साथ नहीं पूछा जाए, तो विशिष्ट चालकता या आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता, इनमें से एक या दो पूछ सकता है, और इनका सूत्र भी और इनकी इकाई भी, तो ये आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। फिर देखते हैं इसके अथों में क्या दिया है। इसके अथों में यहाँ पर दिया है कोलरॉश के नियम को लिखते हुए कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। ये कोलरॉश का जो नियम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से याद कर ले। इसके बाद में इसी में क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है, संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु अथवा में देख लेते हैं हम क्या दिया है। अथवा में दिया है अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, सामान्य सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिए। तो ये अंतर संक्रमण तत्व, मैं आपको बता दूं कि अंतर संक्रमण तत्व है ना, और इसी टाइप में एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व है ना, डी ब्लॉक के तत्व, और संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेना है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पेपर में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा है उसको मैंने एक्स्ट्रा में उसको मैंने हाईलाइट कर आपको बता दिया है। तो आप उन क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दें, उन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि उनमें से परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में लाल बटन जो दिया है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उस पर प्रेस करें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।